हाँ तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में तुम लोग को बता रहे थे हम बैक्टीरिया के बारे में, राइट। तुम लोग को बता रहे थे साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। देखो अब बीच बीच में हम इंटर नहीं करने देंगे किसी को, क्योंकि मोबाइल ये लैपटॉप हैंग होता है, ठीक है। इसलिए सबको बोलो ज्वाइन करेगा। कितना लोग हो गया, सबको ज्वाइन कर चुका। मैम 5 लोग बाकी है। जल्दी बोलो, ये बीच में फिर हैंग होता है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में तुम लोग को बता रहे थे साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, कि जो एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया है वो 0.5 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, और जिसका डायमीटर जो है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल से काफ़ी छोटा होता है ना। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है या जो बैक्टीरिया होता है, उसका जो सरफेस बाय एरिया रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। लास्ट क्लास हम बताए थे ना कि क्यों, अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि बैक्टीरिया में क्यों किसी तरह का कोई सर्कुलेटरी मैकेनिज्म या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है, और इसके बावजूद बैक्टीरिया जो है वो इतना एक्टिव क्यों होता है, तो उसका क्या जवाब था। उसका क्योंकि जवाब, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो 3:1 होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ ये उसका जो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो होता है वो 3:1 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी एक दूसरे सेल को इमीडिएटली पहुंच जाता है, न्यूट्रिशन जो है वो एक दूसरे सेल को इमीडिएटली पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो सरफेस बाय वॉल्यूम एरिया रेशो बहुत कम है, इसीलिए हर सिस्टम को एक अलग अलग एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। बोले ना, अब ये हैंग कर जाता है, जहाँ बीच में करोगे बस हैंग कर जाता है। इसी तरह मैंने बताया था, अब मैं किसी को नहीं एंटर करने दूंगी, क्योंकि ये बार बार एंटर करने में बहुत प्रॉब्लम है। बीच में हैंग करता है और दिक्कत है। जो आएगा अब उसको कुछ वो नहीं एंटर करने देंगे। इसी तरह मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है उसमें ये मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसमें शेप चेंज करने की कैपेसिटी होती है। जैसे जो नॉर्मली जो राउंड शेप बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग कोकस कहते हैं, और मतलब एक सिंगल है तो उसको कोकस कहेंगे, और अगर बहुत सारा राउंड शेप बैक्टीरिया है तो उसको कोकाई कहेंगे। और वो बैक्टीरिया जब चेन में हो तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे, जब वो क्लस्टर में हो तो स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। इसी तरह बैसिलस जो रॉड से बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग बैसिलस कहते हैं, और वो बैसिलस अगर चेन में है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस है। और इन दोनों के बीच में, कोकस एंड बैसिलस के बीच में एक सेल होता है जिसको कि हम लोग कोकोबैसिलस कहते हैं। इसी तरह जो कर्व बैक्टीरिया उसको विब्रियो कहा जाता है। स्पायरुलम बैक्टीरिया होता है जो कि स्पायरल शेप होता है उसको स्पायरुलम बोला जाता है। एंड कॉर्क स्क्रू शेप जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग स्पायरोचीटी बोलते हैं। फिर मैंने लास्ट पिछले क्लास में बताया था कि ये प्लेन ऑफ डिवीजन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया जो है वो एक प्लेन में मल्टीपल टाइप डिवाइड करे तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई बनाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो दो प्लेन में डिवाइड करता है तो वो टेट्राड ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सो फिर मैं आई थी कि बैक्टीरिया, एक टिपिकल जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ये क्योंकि रॉड शेप बैक्टीरिया है, इसका शेप जो है वो थोड़ा रॉड शेप है, तो इसको हम लोग राउंड में भी बना सकते हैं। आप बुक्स में देखोगे अलग अलग स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी स्ट्रक्चर हो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर पक्का आता है, इसलिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस ज़रूर रखना तुम लोग। और जब इसका स्ट्रक्चर के बारे में हुआ था कि जो सबसे जो बाहरी जो लेयर होता है वो एक गमी लेयर होता है, स्पेशली इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसको कैप्सूल और स्लाइम लेयर बोला जाता है। उसके जस्ट नीचे जो है वो तुम्हारा सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक प्लाज्मिड सर्कुलर सेल होता है जिसको कि जो कि डीएनए होता है जिसको कि प्लाज्मिड बोला जाता है। एक क्रोमोसोम्स होता है, एक स्पाइक लाइक इसके सरफेस पे स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको कि हम लोग पिलस या फिमरी बोलते हैं। और एक फ्लैजिलम होता है जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करता है।
और इन सब का जो डिटेल स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस के बारे में हम लास्ट क्लास में बस शुरुआत कर चुके थे। और शुरुआत मेरी थी फ्लैजिला से, कि जो फ्लैजिला है वो मोटिलिटी और मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। और इस फ्लैजिला के अकॉर्डिंग भी बैक्टीरिया का जो नॉमिनेशन हम लोग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक ही फ्लैजिला है, बैक्टीरिया के सरफेस एक सरफेस की तरफ लगा है, तो उसको हम लोग मोनोट्राइकस बोलेंगे। लेकिन अगर टफ्ट एक बंच ऑफ फ्लैजिला है और एक एंड में लगा है तो उसको हम लोग लोफोट्राइकस बोलते हैं। इसी तरह एम्फीट्राइकस, अगर दोनों एंड पे फ्लैजिला हो तो हम लोग उसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। एंड पेरीट्राइकस यानी कि ऑल अराउंड अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ अगर फ्लैजिला हो तो उसको हम लोग पेरीट्राइकस बोलते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था कि ये है हमारा मोनोट्राइकस, जहाँ की फ्लैजिला जो है वो बैक्टीरिया के एक। हेलो मैम, स्वार्मिंग का मतलब क्या है? तैरना। स्वार्मिंग मीन्स हो गया मतलब जब मास में जब कोई चीज़ करता है ना तो उसको स्वार्मिंग मूवमेंट, जैसे जस्ट लाइक जैसे लोकस्ट वगैरह जो देखियो ना, टिड्ढा टिड्ढा जब एकदम पूरा मास में घूमता है तो उसको क्या बुलाता है? स्वार्मिंग, है ना। इकट्ठा, अकेले हो जाएगा तो स्विम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर पूरा एकदम मास में अगर एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग स्वार्मिंग मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, ये है हमारा एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया जिसके दोनों तरफ हमारा फ्लैजिला लगा है, ये है तुम्हारा लोफोट्राइकस जहाँ की बंच ऑफ बैक्टीरिया है एक तरफ, और ये है तुम्हारा पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे मूवमेंट करता है। अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया पेरीट्राइकस है यानी कि उसके फ्लैजिला चारों तरफ अगर उसके लगे हुए हैं, तो जब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो वो फॉरवर्ड मोशन में जाएगा। लेकिन बैकवर्ड मोशन के लिए भी उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करना पड़ता है, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन में बैक्टीरिया जो है वो टम्बल मोशन करता है ना। यानी कि फ्लैजिला जो होंगे वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, और ये जो पॉज की स्थिति होती है यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो उसका मूवमेंट जो है वो थोड़े पल के लिए रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और ये बैक्टीरिया जो है जब इसको बैक मूवमेंट करना होता है तो वो अगेन जो है वो सारे फ्लैजिला को एक तरफ ओरिएंट करके अगेन ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है या बैक्टीरिया का जो मूवमेंट होता है किसी रिस्पॉन्स में होता है, या तो वो लाइट के रिस्पॉन्स में हो या खाना के रिस्पॉन्स में हो, तो वैसे रिस्पॉन्स को हम लोग टैक्टिक बोलते हैं। तो अगर लाइट के रिस्पॉन्स में यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स की तरफ, यानी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो वो फोटो एक्टिव होते हैं, फोटो टैक्टिक होते हैं, यानी लाइट के टुवर्ड अगर मूवमेंट करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि फोटो टैक्टिक मूवमेंट है। और जैसे मान लीजिए खाना के टुवर्ड्स अगर हो रहा है तो उसको हम लोग केमोटैक्टिक बोलते हैं। और अवे मान लीजिए कि तुमने गर्म चीज़ यहाँ पे रख दिया और तो बैक्टीरिया जो है वहाँ से वो भागेगा, तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं, है ना, नेगेटिव टैक्सिस, है ना। और उसके लिए भी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन की ज़रूरत है। मतलब सीधा बात है यहाँ पे कि दोनों ही केस के लिए, यानी कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन के लिए बैक्टीरिया को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करना होगा इन केस ऑफ पेरीट्राइकस फ्लैजिला। और क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब हो गया कि इसके फ्लैजिला जो है वो चारों तरफ बिखर गए और ये बैक्टीरिया जो है वो एक पॉज मूवमेंट में है या स्टॉप मूवमेंट में है। लेकिन अगर बैक्टीरिया मोनोट्राइकस है या लोफोट्राइकस है, कहने का मतलब कि एक फ्लैजिला अगर एक एंड पे है या बंच ऑफ फ्लैजिला जो है वो एक एंड पे है, तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में बैक्टीरिया जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बट क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज मोशन में बैक्टीरिया जो है वो तुम्हारा बैकवर्ड मोशन में जाएगा। सो ये दोनों डिफरेंस जो है वो यहाँ पे क्लियर है। मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि एक फ्लैजिला का जब तुम लोग क्रॉस सेक्शन कर लोगे तो जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल रिंग, है ना। अब ये जो फिलामेंट है वो बाहर के लिए, बाहर जो मतलब एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो फिलामेंट होता है, और फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग हुक बोलते हैं। और ये जो बेसल बॉडी है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लाइज होता है, यानी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है वो धंसा हुआ रहता है। और यही बेसल बॉडी जो होता है वो मेनली बैक्टीरिया को मूवमेंट मोशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें कई तरह के रिंग्स लगे रहते हैं, जैसे इनर रिंग्स है, रॉड्स है और आउटर रिंग्स है। तो मोटर जो है वो किसी चीज़, जैसे हम देखते हैं कि पानी वगैरह किसी चीज़ के लिए हमें मोटर की ज़रूरत होती है, जो कि उसको एक एनर्जी फोर्स देता है जिसके कारण कि कुछ भी काम होता है। तो यहाँ जो मोटर का जो एक्शन है ये बेसल बॉडी लेता है। तो अगर वर्क की बात करें तो फिलामेंट जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है और ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है। हुक जो है वो फिलामेंट एंड बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है, एंड बेसल बॉडी जो है वो बैक्टीरिया को एक्चुअल मूवमेंट या मोटर या ईएमएफ और एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो मूव कर सके।
जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं पिलाई, है ना। और ये जो पिलाई है ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैजिला की तरह ही होता है, ये भी हेयर लाइक अपेंडिजेस होता है, बट ये जो पिलाई होता है ये शॉर्ट होता है ना। जो फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है, बट ये जो पिलाई होता है ये एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है और शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। और इसके प्रोटीन जो है वो भी तुम्हारे फ्लैजिला से अलग होते हैं। जो पिलाई होता है वो हमारा पिलिन प्रोटीन का बना होता है और जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और जो पिलाई होता है वो कई तरह के होते हैं, जैसे इकोलाई में K88, K99, F41 टाइप होता है, और ये बेसिकली बैक्टीरिया को सरफेस से अटैच करने में हेल्प करता है। अब जो इस पिलाई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, कई तरह के पिलाई होते हैं, जैसे एफ पिलस होता है, आर पिलस होता है, मतलब इसके कई तरह के होते हैं। तो जो एफ पिलस है ये बेसिकली कंजुगेशन यानी कि सेक्सुअल एक्सचेंज में हेल्प करता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के में मिक्स हो सकता है और इस तरह ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये फ्लोटेशन यानी कि ये तैरने वगैरह में मतलब कि बैक्टीरिया की बॉयंसी जो है वो इंक्रीज कराता है। और बेसिकली जो हमें जो सरफेस पे या वाटर के ऊपर जो हमें गिलगिला सा एक स्कम सा और एक पेलिकल सा स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है वो पिलाई के कारण ही होता है। और ये जो पिलाई है ये बैक्टीरिया को बॉयंसी प्रोवाइड करता है, जिससे कि बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो उस बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने में हेल्प करता है। सो दिस इज एफ पिलाई, है ना। ये एफ पिलाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कहीं पे। ये एफ पिलाई जो होता है वो कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। ये तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरह से देख सकते हो कि ये जो पिलाई है वो एक्सटेंड करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है बिटवीन टू बैक्टीरिया, जिसको कि कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। और ये एक हॉलो ट्यूब होता है जिससे कि जेनेटिक मटेरियल वेदर वो प्लाज्मिड हो या जो तुम्हारा जो मेन क्रोमोसोम है वो इसी पिलाई से पास करता है, जो कि तुम्हें आगे बैक्टीरियल जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा ना। जो अदर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर। और ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो है वो जस्ट बैक्टीरिया का सबसे आउटर लेयर होता है, और यही वजह है कि बैक्टीरिया जो है वो साइनी और गमी दिखता है। और ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। कैप्सूल जो होता है वो एक थिक लेयर होता है जो कि चारों तरफ बैक्टीरिया के सरफेस पे बिल्कुल यूनिफॉर्मली वो कवर्ड रहता है, लेकिन जो स्लाइम लेयर होता है वो कहीं कहीं पे ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। So this is the difference between capsule and slime layer. That is, capsule is a thick and uniform layer around the bacterial surface, but slime layer is discontinuous and it is not uniform around the bacterial surface. But जो केमिकल नेचर है कैप्सूल और स्लाइम लेयर का बोथ आर सेम, दोनों जो होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बने होते हैं, है ना। और ग्लाइकोकैलिक्स यानी कि ये पॉलीसैकेराइड इन नेचर होता है, और ये बैक्टीरिया को सरफेस से अटैच करने में हेल्प करता है। जो एक बैक्टीरिया है जिसको कि हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बोलते हैं, और ये चिल्ड्रंस के गम पे जो हमारा जो माउथ का जो गम होता है, जो टिथ का एनिमल होता है, उसके ऊपर ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है वो पाया जाता है। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये कैविटी कॉज करता है। जैसे हम लोग जब बच्चे जो होते हैं क्योंकि टॉफ़ी चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है उस शुगर को यूटिलाइज करके और मतलब उसकी कैविटी बनाने में हेल्प करता है, यानी कि ये बैक्टीरिया जो है वो बच्चों में कैविटी कॉज करता है। लेकिन उस बैक्टीरिया में जिसमें कैप्सूल और स्लाइम लेयर बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, वो बैक्टीरिया जो है वो कैविटी नहीं बना सकता है, क्योंकि ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो है वो बैक्टीरिया को गम से अटैच करने में हेल्प करता है। और यही वजह है कि जो म्यूटेंट्स होता है ना, जो म्यूटेंट्स यानी कि अगर मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स में अगर किसी तरह की म्यूटेशन हो जाए तो ये बैक्टीरिया जो है वो कैविटी कॉज नहीं कर सकता, है ना। इसी तरह ये फैगोसाइटोसिस यानी कहने का मतलब कि ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो है वो बैक्टीरिया में पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर की वजह से हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं इनको इनगल्फ नहीं कर पाते, और इस वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो बच जाता है एंड आगे चल के ये कई तरह की डिजीज़ को कॉज करता है।
ना जो नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म जो है वो हर सेल में पाया जाता है। नॉर्मली जैसा हमारा साइटोप्लाज्म होता है, हमारे जो सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें 80% वाटर होता है, बैक्टीरिया में भी 80% वाटर होता है, एंड प्लस 20% सॉल्ट एंड प्रोटीन होते हैं। और ये साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादातर इसमें वाटर इसलिए होता है ताकि हमारा जो सेल है वो ऑस्मोटिक शॉक से खुद को बचा सके। इसी साइटोप्लाज्म में डीएनए पाया जाता है, और ये डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये जो हैप्लॉइड, तुम लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब, कहने का मतलब कि जब कोई क्रोमोसोम जो है वो सिंगल डोज में रहे, है ना, सिंगल क्रोमोसोम रहता है तो हम उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। लेकिन जब वो 2 डोज में रहता है, अगर मतलब कि पेयर में रहता है, तो उसको हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। तो नॉर्मली जो भी प्रोकैरियोटिक यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं बेसिकली, वो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें हैप्लॉइड नंबर पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं यानी कि हमारे सेल, फंजाई के सेल, प्लांट्स के सेल, ये बेसिकली डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम जो होता है वो डबल डोज में होता है। तो ये जो हैप्लॉइड है, ये इसका एडवांटेज ये है कि कुछ भी अगर मान लीजिए कि कोई भी चेंजेस हमारा अगर जेनेटिक चीज़ में आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल में आ रहा है, तो वो क्विक चेंजेस आता है और वो उसको अडेप्ट कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो तुम देख सकते हो, अभी का जो कोरोना वायरस है, उस कोरोना वायरस में डबल म्यूटेंट बन गया है। डबल म्यूटेंट बनने का यही वजह है कि उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जो कि किसी भी तरह का म्यूटेशन जो है वो इमीडिएटली अडेप्ट कर ले रहा है, और अपने रूप को इमीडिएटली चेंज करने में इसका सिंगल होना उसको सहायता प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो डिप्लॉयड होता तो उसका जो पैथोजेनिसिटी है या उसका जो डेंजर जो पार्ट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम 2 क्रोमोसोम्स की जरूरत होती, लेकिन क्योंकि वो हैप्लॉयड है इसलिए उसका जो भी इफेक्ट है वो इमीडिएटली विजिबल हो रहा है। इसी तरह जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, और ये प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो ये प्लाज्मिड जो है वो उसका इसेंशियल पार्ट नहीं होता है, यानी कि उसका ज़रूरी पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया में बहुत तरह के स्पेशल फीचर्स को प्रोवाइड करता है। ये प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, कहने का मतलब कि मेन क्रोमोसोम के एडिशन में ये प्लाज्मिड पाया जाता है। और ये प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के को कई तरह के स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी, मेटल रेजिस्टेंसी और कई तरह के अदर फीचर्स प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया में किसी तरह का कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब कि जो भी कोई ऑर्गेनेल्स की बात करोगे इसका मतलब कि वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बैक्टीरिया में कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है, और यही वजह है कि उसमें कोई कंप्लीट ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एक्सेट्रा उसमें नहीं पाया जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट लेयर होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोटिक सेल की तरह ही बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, और ये फॉस्फेट एंड लिपिड का बना होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन से वाटर जो है वो जा सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, इसको हम लोग ईजिली रप्चर कर सकते हैं। मेनली जो ऑस्मोटिक प्रेशर से जो सेल को बचाता है वो सेल वॉल होता है, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और उसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसके कारण सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक प्रेशर्स वगैरह से बचाता है। सो दिस इज़ द टिपिकल सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये तुम्हारा फॉस्फोलिपिड का बना होता है, यानी कि जो अपर लेयर होता है वो तुम्हारा मतलब कि ये जो है वो तुम्हारा फॉस्फेट है, और ये तुम्हारा फैटी एसिड है। जो ये जो टेल पार्ट होता है, फैटी एसिड का जो टेल पार्ट होता है वो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, कहने का मतलब कि वाटर रिपेलिंग होता है, ये वाटर से अटैच नहीं होता है। लेकिन जो तुम्हारा ये जो उसका जो हेड होता है वो क्योंकि ग्लिसरॉल का बना होता है इसलिए ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। और यही वजह है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक फ्लूइड की तरह, क्योंकि अंदर जो होता है वो एक दूसरे से सेल जो होते हैं अलग होते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण, इसलिए वो एक मिसेली, एक साबुन के घोल की तरह तुम्हें सेल मेम्ब्रेन जो है वो दिखता है। एक मिसेली स्ट्रक्चर को बनाने में ये जो बैक्टीरिया का जो फॉस्फोलिपिड पार्ट है ये हेल्प करता है।
ये तुम जब इसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये हमारा जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और इसमें सारे जो है वो इम्बेडेड प्रोटीन, ये जो है वो तुम्हारे इम्बेडेड प्रोटीन है जिनका कि सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा सेल वॉल स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो स्ट्रक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है। इसके जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो हमारा जो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है उससे काफ़ी अलग होता है। क्या क्या इसके स्पेशल फीचर है तुम देख सकते हो कि ये पेप्टिडो, इसको जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन इन नेचर होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन कहने का मतलब कि ये जो सेल वॉल होता है उसमें एमिनो एसिड्स एंड प्लस शुगर होते हैं। और ये जो सेल वॉल होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर है, दिस इज यूनिक टू बैक्टीरिया। और वो क्या यूनिक शुगर है? दिस इज 2 टाइप ऑफ शुगर फाउंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया, नाग एंड नाम। इसको शॉर्ट में हम लोग NAG और NAM यानी नाग एंड नाम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल मेरामिक एसिड। अब ये जो नाग एंड नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, इसलिए ये जो नाग एंड नाम इसको पूरा स्पेल करके तुम लोग याद रख लेना। अदर जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि बेसिकली जो प्लांट्स के जो सेल वॉल होते हैं उसमें जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म होते हैं, है ना। जो भी, या हमारे अंदर भी जो भी जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो लीवो टाइप होते हैं, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। बट ये जो हमारा बैक्टीरिया का जो एमिनो एसिड्स है वो डी फॉर्म का होता है, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करा सकता है। और ये भी एक स्पेशल फीचर है, यानी कि सेल वॉल के ये जो सारे जो फीचर्स हैं बैक्टीरिया के, ये सारे उसके यूनिक हैं कि ये एक तो इसमें शुगर जो होता है नाग एंड नाम पाया जाता है, और इसमें डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स पाया जाता है इंस्टेड ऑफ एल फॉर्म। ये सारे जो इतना छोटा सा जो तुम्हारा स्लाइड है इसके हर पॉइंट में तुम्हारा एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमेशा याद रखना कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में अगर पूछा जाए एमिनो एसिड तो वो डी फॉर्म होता है, नॉट एल फॉर्म। और इसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? तो इसमें नाग एंड नाम पाया जाता है, जिसको कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन बोलते हैं, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होते हैं, या उसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। जो एमिनो एसिड्स होता है वो एक दूसरे से इसी नाग एंड नाम के थ्रू लिंक होता है, जो कि तुम्हें आगे दिखाया जाएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो एक जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है ये तुम देख लो कि ये हमारा शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, और ये तुम्हारा एमिनो एसिड्स है। ये शुगर, ये एमिनो एसिड्स, और इस एमिनो एसिड से एक पेंटाग्लाइकेन रिंग बना होता है। देख रहे हैं, पेंटाग्लाइकेन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसमें 5 ग्लाइकेन रिंग होता है, 1 2 3 4 5। सो दिस इज द 5 ग्लाइकेन रिंग, है ना। तो अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन आई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम इस तरह से गोले गोले करके एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और इनके बीच में एक चेन दिखा दोगे। ये 4 जो तुम्हारा एमिनो एसिड्स है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डी ग्लूटामिन एंड डी एलानिन पाया जाता है, मतलब कि एल भी पाया जाता है, लेकिन ये जो डी फॉर्म होता है ये इसका टिपिकल और बहुत यूनिक फीचर होता है। और बाकी ये जो होते हैं वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक, यानी कि 5 के ग्लाइसिन रिंग से ये जुड़े हुए होते हैं। सो ये स्ट्रक्चर भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम लोग अच्छे से एक बार बना लेना। बहुत टफ नहीं है, तो बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन आए तो इन्हीं ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाते हुए थोड़ा सा उसमें लिख दोगे कि इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो एमिनो एसिड्स है वो डी फॉर्म है इंस्टेड ऑफ एल फॉर्म। एल फॉर्म तो है ही, in addition to L form there is D form of glutamine यानी amino acids, and इसमें एक पेंटाग्लाइसिन रिंग भी पाया जाता है, जो कि तुम्हें 2 जो शुगर्स मॉलिक्यूल है उनको लिंक करने में हेल्प करता है। अब इसका जो है इतना डिटेल स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं आएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि एक बेसिक एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का क्या स्ट्रक्चर होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये इतना डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा नहीं आएगा। लेकिन जब तुम इन सबको देखोगे तो ये जो होते हैं वो एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना।
ये देख रहे हो कि एक बिल्कुल मैट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, एम जी यानी कि ग्लूकोसामीन, म्यूरामिक एसिड, ग्लूकोसामीन, म्यूरामिक एसिड, और ये जो तुम्हारा साइड चेन है ये अमीनो एसिड्स का है, और ये अमीनो एसिड्स है, और ये जो है तुम्हारा रेड कलर का ये तुम्हारा ग्लाइसिन रिंग है, ये ग्लाइसिन रिंग है। यानी एक म्यूरामिक एसिड को दूसरा म्यूरामिक एसिड जो है वो ग्लाइकेन चेन बांधता है, बाकी एक शुगर दूसरे शुगर से अमीनो एसिड से लिंक है ना। एक जो शुगर है वो मतलब एक म्यूरामिक एसिड जो है वो दूसरे म्यूरामिक एसिड से ये पेंटाग्लाइसिन रिंग से बना हुआ है, ये जो है वो 5 इस तरह से 5 दिखा रहा है। लेकिन जो तुम्हारे जो म्यूरामिक एसिड एंड ग्लूकोसामीन इनके बीच का जो रिंग है वो तुम्हारा अमीनो एसिड्स का है, जो कि चार अमीनो एसिड्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। इसको इस तरह से भी देख सकते हो, ये तुम्हारा आउटसाइड पेप्टिडोग्लाइकेन है एंड दिस इज द ग्रोइंग चेन, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। हेलो हेलो, और मतलब ये तुम मैट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हो। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो मैं तुम्हें जैसे बता रही थी कि बार बार तुम्हें यहाँ पे जिक्र हो रहा था ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, है ना। तो जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव, जो कि आगे तुम्हें और डिटेल में पढ़ाएंगे कि क्या क्या बेसिस होता है कि हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है और ये क्या ग्राम पॉजिटिव है। एक्चुअली ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव जो है वो स्टेनिंग के प्रॉपर्टी पे, हम जब उनको स्टेन करते हैं उसको रंगते हैं और जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल दिखता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रेड दिखता है। अब ये भी वजह है कि क्यों ग्राम नेगेटिव जो है वो रेड दिखता है एंड ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल दिखता है। उसका बेसिक वजह ये है कि जो ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है ना वो कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ पे तुम देखो, एकदम ध्यान से देखो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये इस तरह से तुम्हें देख रहे हो, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो कि तुम्हारा पॉलीसैकेराइड्स का बना था, ओ पॉलीसैकेराइड, कोर पॉलीसैकेराइड्स, प्लस इसमें कुछ प्रोटीन, लिपिड्स, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो दैट इज रिच इन लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है एंड दैट आउटर मेम्ब्रेन इज रिच इन लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड फॉस्फोलिपिड, है ना। दीज आर द 3 कंपोजिशन ऑफ outer membrane in case of gram negative bacteria: lipopolysaccharide, phospholipid and the lipoprotein. But there is very थिन लेयर, एक बहुत पतला लेयर, ये देख रहे हो ये एकदम पतला सा लेयर जो है वो तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकेन, ये देखो पेप्टिडोग्लाइकेन ये बहुत ही पतला लेयर है ना। और इस और नीचे जो है वो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, या जिसको कि तुम लोग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कह रहे हो। अब इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड ये आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक लेयर है जिसको कि ये पेरिप्लाज्म बोला जाता है। सो दीज आर द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल का स्ट्रक्चर तुम्हें आ सकता है बनाने के लिए, तो एक रफ तुम जरूर ड्रॉ कर लेना, उसमें तुम्हें दिखाना होगा ये 3 लेयर, लाइपोपॉलीसैकेराइड, फॉस्फोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन। इसके अलावा तुम्हें ये पेरिप्लाज्म लेयर दिखाना होगा क्योंकि पेरिप्लाज्म इज टिपिकल टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। एंड ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है ये बहुत ही थिन लेयर होता है, एक पतला सा लेयर होता है, ठीक है। सो क्या क्या यूनिक स्ट्रक्चर हुआ, आउटर मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्म and the thin layer of peptidoglycan is the typical feature of gram negative cell wall. अब ये सेल वॉल करता क्या है, ये सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया के शेप को डिटरमिन करता है ना, उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लस वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये सेल वॉल जो है वो मतलब कि बैक्टीरिया का टोटल वेट का 20 to 40% होता है और ये बैक्टीरिया का यूनिक स्ट्रक्चर होता है। सम एंटीबायोटिक जो है वो डायरेक्टली सेल वॉल को डिस्टर्ब करता है, जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अफेक्ट नहीं करता है। अब ना कुछ जो है वो ये तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तुमने देखा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितने तरह के लाइपोपॉलीसैकेराइड, फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन प्लस तुम्हारा पेरिप्लाज्मिक स्ट्रक्चर था। बट ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें तुम देखो कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन का थिक लेयर है जो कि बहुत ही पतला एकदम छोटा सा लेयर था इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज वेरी थिक और इसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि लाइपोटिकोइक एसिड बोलते हैं, है ना। और ये जो टिकोइक एसिड है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होता है एंड उसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग टिकोइक एसिड कहते हैं, और ये टिकोइक एसिड जो होता है ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज वेरी थिन एंड उसमें जो होता है पेरिप्लाज्म होता है, एंड इन एडिशन टू दिस स्ट्रक्चर देयर आर आउटर मेम्ब्रेन दैट इज रिच इन lipoprotein, lipopolysaccharide and phospholipid. So अब मैम लाइपोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड एंड प्रोटीन अगर बना हो तो लाइपोप्रोटीन बोलते हैं उसको। जब कोई चीज लिपिड एंड प्रोटीन का बना हो तो लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड, जब कोई चीज फॉस्फेट एंड लिपिड का बना है तो उसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड यानी कि शुगर एंड लिपिड बना है तो वो लाइपोपॉलीसैकेराइड हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब देखो ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर है जो कि टिपिकल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ये उसको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये इंडोटॉक्सिन या पायरोजिन यानी बुखार लगाने की कैपेसिटी जो है ये लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है वो बैक्टीरिया करता है। यानी कि पायरोजिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फीवर कॉजिंग होता है, और इसका टॉक्सिन जो होता है क्योंकि ये इनसाइड यानी कि मतलब कि जो भी इसका टॉक्सिन प्रोडक्शन होता है वो सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। एंड एक्सोटॉक्सिन मतलब हो गया कि जब आउटसाइड द मीडिया कोई भी बैक्टीरिया अगर आउटसाइड सेल अगर वो सेक्रेट करती है टॉक्सिन को तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। और ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये लिपिड पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, और ये ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। और इस लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर को हम लोग ओनली अल्कोहल और एसीटोन से रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है ये इसका फंक्शन ये है कि काफ़ी टॉक्सिक होता है एंड इसमें किलिंग कैपेसिटी भी पाई जाती है, और ये डेथ कॉजिंग करता है, फीवर कॉज कर सकता है ना। और जो डीपीटी वगैरह होता है वो इसमें मतलब कि डिप्थीरिया, पॉलीमाइलिटीज एंड टिटेनस, इन 3 का वैक्सीनेशन जो देता है वो इसीलिए फीवर करता है क्योंकि उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। सो इट इज़ हीट रेजिस्टेंस भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, और यही है इसका ज़्यादा। अब क्योंकि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होता है इसलिए वो गमी दिखेगा, है ना, वो स्मूथ दिखेगा। अगर लॉट ऑफ एलपीएस और कैप्सूल हो गए तो तुम्हारा म्यूकॉइड दिखेगा, वो गमी दिखेगा, और अगर थोड़ा सा है तो वो तुम्हारा ड्राई दिखेगा। और इसके कई वेरिएंट्स होते हैं, जैसे साल्मोनेला, कोलाई वगैरह में ये पाया जाता है, जिसके कि कई वेरिएंट्स होते हैं। नाउ एक अलग इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडोस्पोर, और ये इंडोस्पोर जो होता है वो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये इंडोस्पोर जो है वो टिपिकल इसलिए है कि बेसिकली बैक्टीरिया में स्पोर बनाने की एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्राइडियम एंड बैसिलस, जैसे यहाँ पे देखो ये बैसिलस का नाम दिया हुआ है, ये दो हमेशा नाम याद रखना, क्लोस्ट्राइडियम एंड बैसिलस, ये दीज 2 बैक्टीरिया आर एबल टू प्रोड्यूस इंडोस्पोर, जो कि अदर बैक्टीरिया जो है वो नहीं कर सकते। एंड ये इंडोस्पोर जो होता है काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हीट, इरेडिएशन या कोल्ड इनसे रेजिस्टेंट होता है। यानी कि अगर तुम दूध को बहुत ज़्यादा भी बॉयल करो या बहुत ज़्यादा भी उसको चिल करो या इरेडिएशन दो, तब भी ये इंडोस्पोर जो होता है वो डॉर्मेंट फॉर्म में होता है। एंड जैसे ही फॉर्मेशन, अगर जैसे ही तुम उसको फेवरेबल कंडीशन देते हो, ये इंडोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करता है एंड डिजीज कॉज कर सकता है। तो यही वजह है कि जब मिल्क का पास्चुराइजेशन होता है तो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस जो होता है इसको ये माना जाता है कि ये एक मेजर है। अगर ये बैक्टीरिया अगर मर गया इसका मतलब कि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। सो दीज आर द, इसको हम लोग पास्चुराइजेशन इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। बाद में फिर और भी कई माइकोबैक्टीरियम भी आया, बट दीज आर फ्यू ऑफ द बैक्टीरिया जिसको कि अगर उसका टेस्ट करके देखो, अगर ये बैक्टीरिया एब्सेंट है इसका मतलब कि योर मिल्क इज कम्प्लीटली स्टरलाइज्ड एंड कम्प्लीटली सेफ टू ड्रिंक, है ना। अब ये बैसिलस एंथ्रासिस जिसको कि बायोलॉजिकल वारफेयर में यूज किया था, जस्ट लाइक जैसे कि कोरोना जो है वो कहीं से यहाँ पे भेजा गया है, इट्स अ बायोलॉजिकल वारफेयर। जब
कोई बायोलॉजिकल थिंग को एक लड़ाई के लिए भेजा जाता है तो दैट थिंग इज कॉल्ड द बैसिलस एंथ्रासिस। एंड इस बैसिलस एंथ्रासिस का जो यूज है वो माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन ने सोचा था, शुरुआत करने की सोची थी, बट वो हो नहीं पाया। सो इसको ये अगर इस स्पोर्ट्स को अगर भेज दिया जाए तो ये पूरे कंट्री को ये नाश करने, जस्ट लाइक जैसे कोरोना जो है वो इस तरह से कर रहा है, इसी तरह ये जो बैसिलस एंथ्रासिस है इसका काफ़ी डेंजरस बैक्टीरिया एंड इसको मतलब कि बायोलॉजिकल वारफेयर में यूज किया जा सकता है, बट इट इज़ कम्प्लीटली बैन। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये जो है एंडोस्पोर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह का हार्ड स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि तुम्हारा आउटर जो होता है उसको कोर बोला जाता है, बीच वाला जो होता है कॉर्टेक्स होता है, एंड इसके ऊपर एक स्पोर कोट होता है जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि इसको तुम ड्राई कंडीशन में रख दो, बिना खाना पीना दिए रख दो, ये कई साल तक वहाँ पे पड़ा रहता है एंड तभी जर्मिनेट करता है जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है, टिकोइक एसिड पाया जाता है, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें मतलब कि थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है और उसमें पेरीप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। Which are the most sensitive to penicillin? Only gram positive bacteria is sensitive to penicillin because gram positive bacteria contain the thick layer of peptidoglycan layer and ये जो penicillin है ये growing chain of peptidoglycan पे act करता है। That's why penicillin act only on gram positive bacteria, not on gram negative bacteria, है ना। So at last, what is difference between prokaryotes and eukaryotes, है ना। प्रोकैरियोट्स ये तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें तुम्हारा ये डिफरेंस हम अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे तुम लोगों से। सो लिख दो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यहाँ पे तुमको हिंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, है ना। ये हिंट दिया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में किस चीज का सेल पाया जाता है, यूकैरियोट्स में किस तरह का सेल पाया जाता है। भाई प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो काइटिन का होता है या सेलुलोज का होता है या हेमिसेलुलोज का होता है। टिकोइक एसिड जो होता है ये टिपिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स लेयर जो है वो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स स्पेशली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एंडोस्पोर्स बनाने की एबिलिटी जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, बट सम यूकैरियोट्स लाइक फंजाई आल्सो कंटेन एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पोर्स। जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोट्स जो होता है उसमें लीनियर डीएनए होता है, एंड प्रोकैरियोट्स में एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि यूकैरियोट्स में ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। सो यू विल राइट डाउन द 10 डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूछेंगे। इन एडिशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये भी तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए अच्छे से कम 10 डिफरेंस जो है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, एंड 10 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये दो तुम्हारा जो है वो नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो प्रोकैरियोट से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। यू कैन सी हियर ऑल स्ट्रक्चर आर सो कॉम्प्लिकेटेड। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। दिस ऑल स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, है ना। और ये सब तुम्हें प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स में मेंशन करना है। इसमें जो होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यू कैन सी हियर माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू कैन सी माइक्रोफिलामेंट्स, थैलाकोइड, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, बट देयर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कंटेन 70s राइबोसोम बट यूकैरियोट्स कंटेन 80s राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these all are the structure of eukaryotic cells. So you have to write, or now I am giving you the assignment to write down 10 difference of eukaryotic and prokaryotic cells. You have to write down the 10 difference between prokaryotic cell and eukaryotic cells. ये सब कोई अपनी कॉपी में नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में इसको हम जरूर पूछेंगे। So these are the स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैम पिछले क्लास का पीपीटी सेंड नहीं की थी। वो अभी बैठ के जितना पिछले क्लास का है ना वो अभी बैठ के हम कर देते हैं, ठीक है। और सबका मेल आ गया है, जितना मैक्सिमम है मेरे पास हम कर देते हैं। अगर किसी के पास नहीं तो एक दूसरे को तुम लोग शेयर कर लेना, ठीक है।
ठीक है मैम। हाँ, और बोलो, और कुछ पूछना है? घर में पढ़ाई चल रहा है कि नहीं तुम लोग का? यस मैम। सब स्वस्थ हो तुम लोग? यहाँ तो एकदम कॉलेज में जलजला फैल गया है, Yes, ma'am. हर कोई बीमार पड़ रहा है। अगल बगल कोरोना हो गया है। अगल बगल तुम्हारे कॉलेज में सब लोग बीमार पड़ा हुआ है।